सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बदउनवानी में मुलविस टॉप 10 महकमों की रिपोर्ट तैयार कर ली। महकमा रेवेन्यू करप्शन की 12,582 शिकायत के साथ पहले नंबर पर है। पंजाब पुलिस 10,334 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर रही। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के खिलाफ 4,862 शिकायत रिपोर्ट हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बदउनवानी में मुलविस टॉप 10 महकमों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। महकमा रेवेन्यू करप्शन की 12,582 शिकायत के साथ पहले नंबर पर रही। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी बताएगा, कौन से महकमे में कितनी शिकायत अब तक मौसूल हो चुकी हैं, क्या दादो शुमार सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने बदउनवानी में मुलविस महकमों की रिपोर्ट्स मुरतब कर ली हैं। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक महकमा माल के हवाले से करप्शन की गुज़श्ता 13 माह के दौरान 12,582 शिकायत मौसूल हुई। इस तरह महकमा रेवेन्यू जो है ये बदउनवानी की शिकायत में पहले नंबर पर है पंजाब में, जबकि पंजाब पुलिस के खिलाफ 10,334 शिकायत मौसूल हुई। पंजाब पुलिस बदउनवानी में महकमा माल के बाद दूसरे नंबर पे है। इसी तरह महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के खिलाफ 4,862 शिकायत मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के खिलाफ 2,106 शिकायत मौसूल हुई, जबकि महकमा आबपाशी के खिलाफ 1,920 और स्कूल्स एजुकेशन के खिलाफ लाहौर समेत सूबा भर में 1,885 शिकायत मौसूल हुई हैं एक साल और एक माह के दौरान। इसी तरह पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट के खिलाफ 882, महकमा मवासलात व तामीरात के खिलाफ मजमूई तौर पे 13 माह के दौरान 903 शिकायत मौसूल हुई, जबकि पंजाब हाईवे के खिलाफ 632 और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ लाहौर समेत सूबा भर में 519 शिकायत मौसूल हुई हैं। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक 13 माह के दौरान जो है वो 10 महकमों की दर्जाबंदी की गई है, जिसमें महकमा माल के अफसरान व मुलाजमीन बदउनवानी की दौड़ में जो उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई हैं उसमें पहले नंबर पे, जबकि पंजाब पुलिस दूसरे और लोकल गवर्नमेंट जो है वो तीसरे नंबर पे है। जी ठीक है, रिजवान नकवी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एंटी करप्शन महकमे में सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो सामने आई हैं। इसी बारे में बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत के दावे तो करप्शन ख़त्म करने, कम करने और करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के हैं, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, इस तरह का जो डेटा है इससे पहले भी आता रहा। जैसे ये करप्शन की अभी जो महकमा उन्होंने बताया कि रेवेन्यू पहले नंबर पे है, पंजाब पुलिस दूसरे नंबर पे है, तो इससे पहले भी जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो भी पहले नंबर पर रहा। उसके बाद पुलिस जो है वो दूसरे नंबर पर रही, पुलिस कभी तीसरे चौथे नंबर पर आ जाती है। लेकिन आप देखें कि जो दावे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हम करप्शन जो है बिल्कुल 100 दिनों के अंदर खत्म कर देंगे, फिर उन्होंने कहा हम 6 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, लेकिन आप आम लोगों से बात करें तो वो ये बता रहे हैं कि करप्शन जो है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गई, यानी रेट बढ़ गया है। हर मामला जो है करप्शन के बगैर हल नहीं हो पा रहा। यानी लोग जो है, अगर किसी ने बिजली का मीटर लगवाना है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवानी है, फर्ज निकलवानी है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में आपको कोई काम है, पुलिस में कोई काम है, तो करप्शन के बगैर जो है किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ ने जितने भी दावे किए थे, जितने बुलंद बाग दावे किए थे, वो सारे के सारे सिफर हो गए। और फिर अब इमरान खान कहते हैं कि करप्शन जो है वो कोई तब्दीली जो है वो कोई बटन नहीं है जिसको दबाने से एकदम से ठीक हो जाए। तो भाई ये सोसाइटी तो हम सबको पहले से ही पता था कि ये सोसाइटी इसी तरह की है, महकमे इस तरह से करप्ट हैं। तो आपने तो दावा किया था, आपने आवाम से वादा किया था कि हम इस मुल्क में बदउनवानी का खात्मा करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बदउनवानी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस है तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी से। यकीनन तमाम अवाम मायूस हैं और देखना होगा कि हुकूमत अब क्या इक़दाम उठाती है। बहुत शुक्रिया, अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। जबकि मुल्तान एंटी करप्शन केसेस में शामिल तफ्तीश न होने पर 22 अफसरों और अहलकारों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। फहरिस्त में एक्सीएन हाईवे मुल्तान जाहिद हुसैन खलजी भी शामिल हैं।
اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ملتان اینٹی کرپشن کیسز میں شامل تفتیش نہ ہونے پر 22 افسروں اور اہلکاروں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں ایکسین ہائی وے ملتان زاہد حسین خلجی بھی شامل ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ 22 افسران ہیں جو کہ شامل تفتیش نہیں ہوئے اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سندھ میں احساس کفالت پروگرام پر بے حسی کے سائے اور گہرے ہو گئے۔ بائیو میٹرک سے پیسے نکلوانے کی 500 روپے خود ساختہ فیس مقرر کر دی گئی۔ ٹائیگر فورس اور ایجنٹ مافیا نے بھی 500 روپے سفارشی ٹیکس لگا دیا۔ خواتین سراپا احتجاج بن گئیں۔ 24 نیوز نے معاملہ اٹھایا تو انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ حیدرآباد میں احساس کفالت پروگرام کے دوران SOPs کے خلاف ورزی پر ATM کو سیل کر دیا گیا، جس کے باعث کئی خواتین رقم نہ نکلوا سکیں اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس دوران خواتین نے سڑک بھی بلاک کر دی۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں احساس کفالت پروگرام کے دوران SOPs کی خلاف ورزی پر ATM کو سیل کر دیا گیا، جس کے باعث کئی خواتین رقم نہ نکلوا سکیں اور انہوں نے اس کے بعد احتجاج شروع کر دیا۔ لاڑکانہ میں احساس کفالت سینٹر سے ضعیف خاتون 12,000 روپے رقم ملنے پر خوشی سے جھوم اٹھی۔ خاتون نے پیسے ہاتھ میں رکھے اور جیے بھٹو کے نعرے لگا دیے۔ لاڑکانہ میں احساس کفالت سینٹر سے یہ ضعیف خاتون 12,000 روپے رقم ملنے پر خوشی سے جھوم اٹھی اور جیے بھٹو کے نعرے لگائے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر نیب پر شدید برہمی کا اظہار کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب ملزموں کو ہراساں اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے۔ ہر ریفرنس میں 90 روز کا ریمانڈ ظلم ہے۔ نیب تحقیقات مکمل کر کے ایک ہی ریفرنس کیوں داخل نہیں کرتا؟ کیا تحقیقات کے لیے نیب افسر تربیت یافتہ نہیں؟ اسی بارے میں امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نیب ملزموں کے خلاف ایک سے زائد ریفرنسز دائر کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب ملزموں کو ہراساں اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے۔ ہر ریفرنس میں 90 روز کا ریمانڈ ظلم ہے۔ وائٹ کالر کرائم میں دستاویزی شواہد دینا ہوتے ہیں۔ نیب کو قانون کے ماتحت رہ کر ہی فرائض سر انجام دینا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ فوجداری مقدمات میں 40 روز سے زیادہ ریمانڈ نہیں مل سکتا۔ نیب کو ملزم کے 90 روز کے ریمانڈ کا اختیار تحقیقات مکمل کرنے کے لیے ہی دیا گیا ہے۔ نیب تحقیقات مکمل کر کے ایک ہی ریفرنس کیوں داخل نہیں کرتا؟ کیا تحقیقات کے لیے نیب افسر تربیت یافتہ نہیں؟ نیب پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزموں کو گرفتار نہ کیا جائے تو وہ تعاون نہیں کرتے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ نیب کے پاس ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا اختیار کس قانون میں ہے؟ نیب پراسیکیوٹر نے جواب دیا، ضمنی ریفرنس CRPC کے ضمنی چالان کے قانون کے تحت دائر کیے جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے تو نیب کو ایک ملزم کے خلاف زیادہ ریفرنسز دائر کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ سارے فریقین معاملے پر تحریری معروضات جمع کروائیں۔ معاونت کے لیے پراسیکیوٹر جنرل نیب کو طلب کرتے ہوئے سماعت جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ امانت گشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا کی وجہ سے ملک بھر میں سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ تحریری فیصلے میں لکھا کہ جب حکومت اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کی صلاحیت سے خالی ہو تو عدالتی فیصلے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ عدالت حکم دے چکی کہ پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کوئی اس پر عمل نہیں کرا رہا، سب سیاست میں مشغول ہیں تو کیوں مداخلت کریں؟ سوسائٹی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ اس قسم کے معاملات عدالت میں نہیں آنے چاہیے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عدالت کی جانب سے یہ جلسے رکوانے کی درخواستیں تو اب مسترد کر دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے عدالتی معاملات نہیں ہیں، حکومت خود ان سے نمٹے، تو اب حکومت کیا جواز بنائے گی ان جلسوں کو روکنے کا؟ اس فیصلے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ حکومت کی طرف سے یہ غالباً آخری کوشش تھی کہ PDM کے جو جلسے ہونے ہیں آنے والے دنوں میں ہونے ہیں ان کو کسی طرح سے رکوایا جا سکے، مگر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حکومت ایک ایسا کام چاہ رہی ہے کہ جس پر وہ خود عمل پیرا نہیں ہے۔ یعنی ان کے منسٹر، ان کے مشیر وہ جلسے کریں، جلوس کریں، چاہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں،
उन पर तो कोई कानून लागू नहीं होता, वो सिर्फ अपोजिशन पे करवाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने तमाम हकायक को सामने रखते हुए बहुत ही आला फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ये एग्जीक्यूटिव के मामलाजात हैं, इनमें कोर्ट की मुदाखलत जरूरी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड फैसला है और आने वाले दिनों में इसका इतलाक बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स पर होगा जो अदालतों के जरिए हुकूमत रिलीफ लेना चाहती है। तो इस फैसले की तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सलीम बुखारी साहब, दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात कर ली जाए तो उनकी दोहरी पॉलिसी सामने आ रही है। एक जानिब शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि इजाज़त नहीं देंगे, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि हम रोकेंगे भी नहीं, और फिर कहते हैं कि मुकदमात भी दर्ज करेंगे। तो इस रवैये को आप किस तरह से देख रहे हैं? सही कहा आपने कि ये बिल्कुल दो रुखी पॉलिसी है उनकी। जहां उनको जो सूट करता है उसको वो पॉलिसी बना लेते हैं, जहां कुछ सूट नहीं करता है उसको वो भूल जाते हैं। आप देखिए, जब पहला फैसला अदालत का आया था कि इन इज्तिमात पर कोरोना की सूरत में थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए, उसकी सबसे पहले वायलेशन खुद हुकूमत ने की। गिलगित बल्तिस्तान में जितने जलसे किए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके वहां जलसा किया, फिर उनके वज़रा मुराद सईद ने किया, फिर जुल्फी बुखारी ने किया, फिर अमीन गंडापुर ने किया। इसी तरह से अभी चंद दिन पहले सखर में आप देखिए असद उमर साहब ने क्या किया। तो जब खुद ही अमल पैरा नहीं है हुकूमत इसके ऊपर, तो कैसे उनकी इस दरखास्त को माना जा सकता है? कोर्ट की तरफ से मैं समझता हूँ बहुत ही हकायक को, जमीनी हकायक को सामने रखते हुए फैसला किया है, और उन्होंने कहा है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ ये मामलाजात होने चाहिए और कोर्ट को इसमें ना घसीटें। मैं समझता हूँ अपोजिशन को रिलीफ मिला है एक तरह से, क्योंकि उनके आने वाले जलसों पर अब कोई कानूनी पाबंदी और कदगन नहीं है। ठीक, सलीम बुखारी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि PDM सरबरा इजलास 8 दिसंबर को होगा, अगले लाहे अमल का ऐलान 13 दिसंबर को किया जाएगा। हुकूमत 14 दिसंबर से पहले मुस्ताफ़ी हो जाए तो बेहतर होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस बात का तयन करेगी 8 तारीख को सरबराही इजलास है, और जिसके अंदर वो तमाम जो हिकमत अमली है जो 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अनाउंस करेगी कि इमरान साहब इस्तीफा दें और घर जाएं। पहली कामयाबी 13 दिसंबर से पहले कि सिलेक्टेड टोले को समझ आ चुकी है कि जलसा नहीं रुकेगा। तो एक बात तो समझाने में PDM कामयाब हो गई कि अवामी ताकत को मत रोकें। अब दूसरी बात समझा रहे हैं कि इस्तीफा दें और घर जाएं, क्योंकि मुल्क आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रहनुमा नून लीग साद रफीक का कहना है इस हुकूमत को रुखसत करने के लिए PDM मुतहद है, हुकूमत जलसे में रुकावटें खड़ी ना करे। लाहौरी रुकावटें हटाना जानते हैं। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत की गई। चौधरी निसार रवादारी के नाते शहबाज शरीफ से मिले। जमहूरियत के नाम पर मुल्क में फस्तायत मुसल्लत है, अब टाइम है सामना करने का। इंशाअल्लाह ताला सामना होगा, डट के होगा। 13 दिसंबर का जलसा फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर वो रुकावटें खड़ी करेंगे तो लाहौरी उन रुकावटों को हटा दें। लाहौर के लोगों को रुकावटें हटानी आती हैं, सियासत में रवादारी है, ये बहुत ज़रूरी है। और आप अगर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को इस मायार पे परखेंगे तो वो सिफर नज़र आएंगे। चौधरी निसार अली खान साहब से एक सारी ज़िंदगी बहुत ताल्लुक़ रहा है, मेरा ज़ाती ताल्लुक़ उनसे आज भी है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 1 माह में नई रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि नई रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बने 72 साल हो गए, अब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बने। नाले खोदने के लिए भी एशियाई तरक्याती बैंक से रकम लेते हैं, नाले तक खुद नहीं खोद सकते। वज़ीर आला KP आवाम को सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और इस सिलसिले में नई रिपोर्ट भी तलब कर दी गई है। नारोवाल में बासर जमींदार ने तारीख पर आए मेहनत कश की दुर्गत बना दी। वाकया नारोवाल की तहसील शकरगढ़ कचहरी में पेश आया। मेहनत कश अदालत से निकला तो जमींदार वकील के दफ्तर में ले गया और तशद्दुद का निशाना बनाया। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताएगा इस वाकये के हवाले से। तारीख पर आना मुखालफ को महंगा पड़ गया है। बासर जमींदार ने मुखालफ की जूतों से दुर्गत बना दी है। यह वाकया नारोवाल के तहसील शकरगढ़ में पेश आया, जहाँ पर बासर जमींदार ने अपने मुखालफ मेहनत कश को खुद तशद्दुद का निशाना बना डाला।
कोटई 24 न्यूज ने हासिल कर लिया। कोटई में 62 शख्स को कचहरी के अंदर दर्जनों अफराद के सामने मिन्नत कश पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। 62 शख्स मिन्नत कश को गिरबान से पकड़कर अपने वकील के चैम्बर में ले गया और वहां पर जाकर भी खूब जूतों थप्पड़ों से उसकी खुद दुर्गत बनाता रहा, उसको गाली गलौज भी करता रहा। इस वाकया में पुलिस भी बचाव करती रही, लेकिन 62 शख्स को पुलिस के सामने ही उस शख्स में तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पुलिस का कहना है कि वाकया इल्म में आया है, अगर किसी भी दोनों फरीक की तरफ से दरखास्त आती है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। सर्द मौसम में गैस की बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा गैस लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और सबसे ज़्यादा गैस के मसाइल मरी रोड के अतराफ बसने वाली आबादियों को दरपेश हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कमेटी चौक के इलाके में और आप देख सकते हैं कि खातून जो है जलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गैस की किल्लत की वजह से चूल्हा जो है वो नहीं जल रहा। आप मुझे ये बताएं, कब गैस नहीं होती और गैस अवेलेबल कब होती है? ये तकरीबन ज़्यादा नहीं होती गैस, बहुत कम टाइम होता है, आए ज़्यादातर नहीं होती। जब भी आओ किचन में गैस नहीं होती। फिर आप मुझे बताएं कैसे खाना वगैरह बनाते हैं? बस ज़्यादातर बाहर से ही लाते हैं बना बनाया। गैस का बिल भी आप देते होंगे, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? बस मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी में लगे हुए हैं, शाम को दिन को रिक्शा भी चलाते हैं, बस गुजर बसर हो रहा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन वजह से। अहले खाना का इस हवाले से कहना है कि गैस ना होने की वजह से ये बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर है, जबकि इसके साथ साथ सिलेंडर इस्तेमाल करने पर भी उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम चौरंगियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। चौरंगियाँ ख़त्म करके चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। चौरंगियों को ख़त्म करके कोरंगी की मरकज़ी शाहराह को चौड़ा करने का फैसला किया गया है। हसन अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताएगा इस ज़मन में क्या फ़ैसला हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है इफ्तिखार शलवानी, उनकी जानिब से अहम फैसला किया गया है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से कि 4 बड़ी चौरंगियां जो हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, जिसमें ब्रूक चौरंगी है, बिला चौरंगी है, शान चौरंगी है और इंडस चौरंगी है। साथ ही साथ ये भी अहम फैसले किए गए हैं कि इधर चौरंगियों पे जो इश्तिहारात लगे हुए थे, एडवर्टीजमेंट थी, उनको भी मुकम्मल तौर पे जो है उतारा जाएगा। उसके लिए आज से काम शुरू कर दिया गया है। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट जो है उसकी जानिब से आज हमने देखा कि कार्रवाई की गई कोरंगी के इलाके में और तमाम चौरंगियों से जो है वो इश्तिहारात जो है वो उतार दिए गए हैं। उसके अलावा जो है वो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी तब्दीली करने का फैसला किया गया है कि शाहराहों को मजीद जो है वो चौड़ा किया जाएगा, सिग्नल्स को नस्ब किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर किया जाएगा। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि भारत 5 अगस्त के इक़दाम के बाद आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। डोजियर से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने संजीदा लिया। उन्होंने कहा कि सीपैक भारतीय दहशतगर्दी के निशाने पर है। सीपैक को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। वो ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू दे रहे थे। A vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world has taken note of it. The world is talking about it. Now you've seen the latest statement from the OIC forum. The foreign minister attended that, and it's been a very, very strongly worded statement by the OIC about what's happening in Indian occupied Jammu and Kashmir. Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region, and I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. So the kind of threat that it is facing from the Indians is obviously they've started with the security threats that we are facing. There's a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started bringing in some very
strange arguments about where it starts from and where it ends. They feel that the progress of this project must be retarded as much as possible so that it doesn't cross that timeline. Because if they're not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. Frankly, we've always acknowledged that the Afghan government has capacity issues because of that, we've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. The terrorists who are being used to target this project are continuously targeting the Chinese manpower involved. They try to do that. They are trying to target the local labor also who are working for this project. So we have taken every possible measure to keep this project secure. And our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. India has been continuously trying to tag this indigenous freedom struggle with terrorism, and whatever measures they are trying to take over there, the kind of increase in intensity and lethality of the ceasefire violations, as you see nowadays, they're trying to connect this freedom struggle with terrorism. And terrorism they're trying to connect with infiltration from Pakistan. There are about 9 lakh Indian soldiers inside Indian occupied Jammu and Kashmir. The complete Pakistan army is about 6 lakh. So 9 lakh people in Indian occupied Jammu and Kashmir, soldiers. So what they're trying to achieve from these ceasefire violations is that they are trying to divert the attention of the world towards Pakistan. And they are trying to claim that whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is because of the infiltration, and it's because of the terrorists coming from this side of the border, whereas it's absolutely false. And we've said a number of times, we have a United Nations military observers group in India and Pakistan. They're always available on Pakistan side. They're going everywhere. They're visiting all the places. And I think by doing this, Indian media has also lost its credibility to quite an extent. And the whole world is recognizing that. They're trying to use their influence at the United Nations Forum or different other forums in the world. It's everywhere. And basically what they're trying to do is they target Pakistan from different directions to slow down the kind of progress, the kind of trajectory that Pakistan has for the future. We are absolutely prepared for what we have in front of us, and we are aware of what they are acquiring. International community has to understand that any major disturbance in the balance of power in South Asia will be a major disaster for not only for the region but also for the rest of the world. So this balance of power must be maintained at every level, and the more it is disturbed, the more it gets lopsided, the more dangerous it becomes. बरतानवी शहजादा चार्ल्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है, जिसमें दोनों ने दौलत मुश्तरका ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का इआदा किया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताएगा किन मामलात पर गुफ्तगू हुई दोनों रहनुमाओं में? जी बिल्कुल, प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स ने वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, और टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वबा के दौरान बरतानिया ज़रूरी सपोर्ट फराहम कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा, जबकि इसके अलावा जो आलमी ताउन की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अगले साल बरतानिया उसको मुनक्किद करेगा, जबकि बरतानवी जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उन्होंने माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तानी अज़म का खैर मकदम भी किया, और उनका कहना है कि बरतानिया देर पा एनर्जी के इस्तेमाल में इजाफे के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट भी जारी रखेगा। ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी हुकूमत ने सियासी बयानिए के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत इत्तलात के मातहत स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन विंग तश्कील दे दिया है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन विंग वफाकी महकमों से रब्ता रखेगा। वेस्क्यारी बताएगा इसकी डिटेल्स। इमरान खान की मंजूरी के बाद स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन विंग जो है कि दोबारा नया एक इदारा जो है वो कायम कर दिया है। बेसिकली ये वजारत इत्तलात के मातहत ही काम करेगा और जो हकूमती बयानी को फ़रोग़ देगा, लेकिन असल ज़िम्मेदारी इसकी जो हकूमती जो कामयाबियाँ हैं और जो रियासती पॉलिसियों को जो है फ़रोग़ देने के हवाले से है। इब्तदाई तौर पर जो 4 अफसरान जो कि इंफॉर्मेशन ग्रुप के जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल मंजूर मेमन जो हैं इसको हेड कर रहे हैं। ज़ेगम अब्बास, मारवा अरशद, उमर खान और दीगर जो टीम है वो इसमें शामिल है। जो डिजिटल जो विंग है वो भी इसको सपोर्ट करेगा और इस विंग का मकसद ये है जो तमाम जो वजारतें जो वफाकी वजारतें हैं, वफाकी महकमे हैं, उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन करेगा और आगे जो हकूमती जो बयानियाँ हैं उसको लेकर जो है वो आगे चलेगा। तो वज़ीर आज़म को जो है उनकी हदायत पर यह विंग जो है वो काम करना शुरू कर दिया है इसने, जो कि वजारत इत्तलात के अंदर ही जो है अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो अंजाम देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में 16 नए जजेस की तैनाती के सिलसिले में 5 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 3 एडिशनल सेशन जजेस और 13 वकला के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट में 16 नए जजेस की तैनाती के सिलसिले में 5 जनवरी को जुडिशल कमीशन का ये इजलास तलब किया है। इस बुलेटिन से इतना ही।